नो, नेक्स्ट वन। सीआरपीसी एंड पर्सनल लॉ, डिवोर्स मुस्लिम वुमेन राइट टू एलिमनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया कल, yesterday. Supreme Court had dismissed appeal by Muslim man against Telangana High Court, allowing his ex-wife to seek maintenance under CRPC 1973. इसमें बात किया गया कि मेंटेनेंस नहीं देंगे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर एक रिलीजन के अंदर में एक मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है, जो सिविल लॉ है। तो मुस्लिम वुमेन, उनका भी सेम अधिकार है, सेम लिबर्टी, डिग्निटी एंड अंडर आर्टिकल 21 है, तो उसमें देना चाहिए। प्लस साहब दोनों केस में भी बात हुआ था पहले कि अगर डिवोर्स, अगर वुमेन है तो तलाक दिया जा रहा है तो उसको मेंटेनेंस दे सकते कि नहीं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से होता है। तो पर्सनल पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937, और वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिविल बॉडी है, वो रिलीजियस मैटर के अंदर इंटरवीन नहीं कर सकते। तो उनको राइट्स होना चाहिए कि खुद के जो मैटर है उस पर वो डिस्कस कर सके। लेकिन सुप्रीम को कहना है कि जो बेसिक राइट सबके लिए, उसमें रिलीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। वुमेन ऑफ ऑल रिलीजन फ्रॉम प्रेगनेंसी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 21। तो ये इंपॉर्टेंट है। पर्सनल लॉ इज a legitimate basis for discrimination, does not violate right to equality. तो उसने बात किया कि Muslim husband is responsible for paying maintenance even beyond iddat period and upheld the constitutionality of the MWPRD. MWPRD, Muslim वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, जिसको अमेंड किया 2019 में। तो इम्पोर्टेंट डिसीजन। मेगा डैम प्रोटेक्शन अरुणाचल प्रदेश, तो ये सियांग रिवर हो गया। यहाँ पर 11 गीगावाट अरुणाचल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बिन कंस्ट्रक्टेड ऑन सियांग। तो दे आर, तो द पीपल, द लोकल्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो पहली बात, सियांग का जानते हैं, सियांग ओरिजिनेट नियर द माउंट कैलाश इन तिब्बत, तो सैंगपो बोला जाता है। 1000 किलोमीटर ईस्टवर्ड मूव करते हैं, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं। उसके बाद फिर बिकम्स माइटी ब्रह्मपुत्र। सियांगी रिवर है जो माइटी ब्रह्मपुत्र बनता है। तो अपर अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, वहां पर स्टैब्लिश करने की बात हो रहा है। ऑफिशियल हाईलाइटेड दैट 60 गीगावाट सुपर डैम इन तिब्बत राइट ऑन द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सुपर डैम से क्या होगा? इट हैज द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन ऑन प्लैनेट, 3 जॉर्ज डैम, यांगजी रिवर। It will be used to divert water to China water scarce northern region. Officials started stated that Upper Siang project will act as a reservoir to counter the effect of the potential reduced flow. तो इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट बात कर रहे हैं कि जो चाइना बना रहा है पहले अपने जगह पे, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के लार्जेस्ट से भी सुपर डैम रहेंगे, 3 जॉर्जेस डैम, उससे बड़े रहेंगे। और दे विल डाइवर्ट द वाटर टुवर्ड्स द तिब्बत रीजन, टुवर्ड द ईस्टवर्ड, टुवर्ड द वेस्टर्न साइड रीजन, जहाँ पर वाटर स्कैसिटी है। तो बोल रहे हैं कि ओवरऑल जहाँ इंडिया के पास वाटर फ्लो कम हो जाएगा, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो अलग अलग एंटी डैम ऑर्गेनाइजेशन है, डिवांग रेजिस्टेंस, नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट्स, दे आर टॉकिंग कि उसे इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। प्लस जो लोग सबमर्ज करेंगे, 300 विलेज सबमर्ज, आदि ट्राइब बिलोंग करते हैं, उनको क्या मिलेगा? उनको अगर हम लोग रिहैबिलिटेशन के लिए भी दे सकते हैं नया जगह, लेकिन वो जो जगह पर रह रहे थे, कल्चर प्रैक्टिस था, लाइवलीहुड था, वो सब एक बार में खत्म हो जाए।
तो बस डीसीए क्या रोल रहता है वो लिखा रहता है, मीटिंग होता है, अटेंडेड बाय एसपी, लोकल एमएलए। तो एक तरह का एक कमेटी बैठता है, इसमें डिस्कशन होता है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन पूछते हैं क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, कैसे होगा ओवरऑल। सीएसआर पैकेज है जिसमें अलग अलग, तो ये केस स्टडी का एग्जांपल भी हो सकता है रिगार्डिंग द डैम प्रोटेस्ट इन अरुणाचल प्रदेश, इसको लिख लो, एथिक्स केस स्टडी। 11,000 मेगावाट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो लोकली द एनजीओ दिबांग रेजिस्टेंस नाम से, ये सियांग इंडिजिनियस फार्मर फोरम, दे आर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द सेंटर। और गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, तो एक कमेटी डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इसमें अलग अलग लोग होंगे, डीसी होंगे, एसपी होंगे, एमएलए होंगे। सीएसआर पैकेज पहले दिया गया फॉर द लाइवलीहुड, हेल्थ, एजुकेशन में, सब चीज़ में अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज की बात किया जा रहा है। प्लस पहले से ही फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग डायल्यूट किए थे रिगार्डिंग स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट विद इन द 100 किलोमीटर इंडियस बाउंड्री। तो इसमें ईआई का बात होता है, ईआई करना चाहिए, लोकल लोग कैसे एक डिस्कशन डिबेट होना चाहिए, उनको भी एक कन्विंस करना चाहिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तभी जाके होता है। केस फॉर द कास्ट सेंसस, सेंसस इसमें बात किया गया शुड बी अमेंडेड टू मेक इन्यूमरेशन बाय कास्ट मैंडेटरी। कास्ट सेंसस क्रूशियल फॉर रीजन, पहला बात है, इसे लिख लो, सोशल इंपेरेटिव है। पहले तो कास्ट सरनेम तो ऑलरेडी यूज होते ही है, सेग्रेगेशन है ही, अलग अलग सोसाइटी है, एग्जिस्टिंग ब्लॉक है जहाँ पर एक पर्टिकुलर कास्ट डोमिनेट रहते हैं, ऐसे से है ही। तो क्या होगा सोशल इंपेरेटिव में, कि आप टारगेटेड स्कीम की बात कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको पता चलेगा कहाँ पर कौन से कास्ट है। मॉरल इंपेरेटिव है कि जहाँ पर पोजिशन ऑफ पावर, पावर स्ट्रक्चर डिफाइन होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंपेरेटिव हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव इंपेरेटिव हो गया, मॉरल इंपेरेटिव हो गया। सेंसस पहले भी हुआ था, गवर्नमेंट है टेकन अप कास्ट सेंसस, लेकिन 1918 में गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग इंक्लूड नहीं करें कास्ट सेंसस, और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से ओबीसी लिस्ट में बना सकते हैं। तो आर्गुमेंट क्या है कास्ट सेंसस के अगेंस्ट में, कि अब हम लोग पहले ही डिवीजन है और डिवीजन क्रिएट होगा, और जितना आबादी उतना हक बढ़ेगा, कास्टिज्म हटेगा नहीं, मोर कम्युनलिज्म बढ़ेगा, मोर रिजर्वेशन का डिमांड बढ़ेगा। तो हम लोग नेशनल इंटीग्रिटी की तरफ पहुंचना चाहिए, कास्ट हटना चाहिए, तो और कास्ट इंक्लूड है इन डिबेट एंड डिस्कशन। डिमांड फॉर इंक्रीज रिजर्वेशन बढ़ेगा हर एक स्टेट के अंदर में। सब चाहेंगे कि मैं अति पिछड़ा में घुसूं, हर जगह, कुडमी हो गया, पाटीदार, जाट, मराठास, हर जगह, इवन वेलेलाज जो लैंडेड कम्युनिटी वो भी। ओबीसी कंक्लूजन इन सेंसस, और भी लोग इसमें जाना, बात वो भी चाहें कि और भी ज़्यादा जगह जाए, ओबीसी का परसेंटेज बढ़े। ऐसे बिहार में बात हुआ, इसमें पटना हाई कोर्ट ने उसको हटा दिया। तो पहले से बात होता था लेकिन अभी हुआ नहीं। 1931 में लास्ट कास्ट सेंसस हुआ, जैसे 404,000 अप्रोक्सीमेटली कास्ट इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम डिप्रेशन अनटचेबल कास्ट। लेकिन एस सी बी सी जो थे, उन्होंने वो सब कास्ट और उसके अंदर जाति को रिड्यूस किया, और 46 लाख कास्ट आ गया इसमें, जितना है नहीं। इट वॉज अ फेलियर। इट वॉज नॉट कंडक्टेड अंडर सेंसस एक्ट 1948। सेंसस एक्ट जो है वो सिर्फ 1931 सेंसस में लास्ट हुआ था कास्ट का, तो एक अच्छा पता होना चाहिए। उसी क्या पता चलेगा कि, और क्या है कि सब कास्ट और सरनेम अलग अलग होता है, हो सकता है नेम अलग है, सरनेम अलग है, गोत्र अलग है, लेकिन कास्ट के अंदर में इंक्लूड हो जाता है। तो इसके कारण भी दिक्कत होता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, जैसे एस सी 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 जो 2011 में जो कास्ट सेंसस अलग से हुआ था, नॉट अंडर सेंसस एक्ट 1948, उसको अमेंड कर सकते हैं और कास्ट को मैंडेटरी कर सकते हैं। और कास्ट सेंसस
शुड बी टेकन अप बाय सेंसस कमिश्नर ओनली। कुछ क्वेश्चन होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए। सब कास्ट, लार्जेस्ट कास्ट ग्रुप, इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। इंटरनेट इनेबल्ड इंक्लूड कर सकते हैं। टैब हो सकता है, टैब में जाकर के बस क्लिक करना है, ओके ऐसे ऐसे करके। तभी जा करके पता लग सकता है कि कितने इंडिया में ओबीसी हैं, कितने ईडब्ल्यूएस है, कितने फॉरवर्ड का, सब लग सकता है। लेकिन इसका एक बैकग्राउंड भी है कि अगर ज़्यादा लोकेलिटी बेसिस पर अगर डेटा रिलीज किया जाए, स्टेट वाइज करना चाहिए रादर देन लोकेलिटी बेसिस, फिर दिक्कत हो जाएगा। स्टेट वाइज में क्या होगा कि आपको पता रहे कि स्टेट में इतने हैं, उसके हिसाब से माइनॉरिटी कौन है, मेजोरिटी कौन है, रिजर्वेशन कौन से मिल सकता है। लेकिन लोकेलिटी बेसिस पे अगर पता लग जाएगा, इट शुड बी प्राइवेट, अगर पता लग जाएगा तो हो सकता है ना कि कोई अगर एमएलए कुछ और कास्ट के होंगे तो वो कास्ट को बेनिफिट नहीं देंगे। हो सकता है वहां पर फील्ड अलग कोई कैंडिडेट फील्ड कर दे ताकि वोट काट ले। वो अभी भी होता है, लेकिन और अच्छे बड़े लेवल पर होगा, फिर खुला होगा, सबको पता लगेगा। वहां पर बिजली काट काट दिया गया, ऐसा वो है बंगाल में आफ्टर पोस्ट पोल, सोसाइटी के सामने कचरा डंप कर दिया। तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल हो सकता है, तो लोकेलिटी लेवल पर नहीं होना चाहिए। एमएसएमई नीड आउटले फॉर टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, एड इन ग्रीन ट्रांजिशन। तो एमएसएमई को ओवरऑल हेल्प करने के लिए अलग अलग एरिया जगह पीएलआई ही हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बात हो गया, डैश बिल का बात हो गया, रोडेप कि आपके पास जो ड्यूटीज आप एक्सपोर्ट के समय लगता है तो वो आपको वापस मिल जाए अगर आप दिखाओ, तो रोडेप हो गया। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, अगर आपको अगर प्रॉफिटेबल नहीं है लॉन्ग टर्म में, एक वायबल नहीं है, तो आप ले सकते हो इसके अंडर में। मुद्रा हो गया एमएसएमई में। ग्रीन ट्रांजिशन, आरएनडी पे फोकस कर सकते हैं, पीएलआई स्कीम है। 20 और सिर्फ फॉर्मलाइज एमएसएमई नहीं, बाकी जगह पे विलेज एंड कोर इंडस्ट्री, जहाँ पे विमेन का इंक्लूजन बहुत ज़्यादा है। डिजिटाइजेशन होना चाहिए, स्किल इन्हांसमेंट, इंक्यूबेशन क्रिएट करना चाहिए, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। फिर हब एंड स्पोक मॉडल हो गया। थ्रू हिज वर्क एंड टीचिंग दलाई लामा हैज डीपेंड अ कल्चर ऑफ डिबेट। दलाई लामा, he came to India after China had usurped Tibet in 1959। तिब्बतियन बुद्धिज्म में बहुत उनका इम्पोर्टेंट रोल है। लामाज होता है जो तिब्बत की लीडरशिप पर कमांड करते हैं। लामाज नेपोटिज्म नहीं होता है, लामाज इज चोजन ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एंड क्वालिटीज और हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। तो ये क्या बात करते हैं, वो कलेक्टिव गवर्नेंस का बात करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो सकते हैं, दलाई लामा को ले सकते हैं, GH4 इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर, लीडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, जहाँ पर आता है ना कोटेशन, दलाई लामा। गवर्नेंस सीख सकते हैं उससे। आप इमोशन कैसे यूज करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस सीख सकते हैं। मध्यम मार्ग कैसे इनको कर सकते हैं, इंटरफेथ एजुकेशन बात करते हैं वो, ताकि ओपन टू ऑल उससे बात हो। डेमोक्रेसी इज कनेक्टेड टू बुद्धिज्म, ये बात करते हैं। वाई इज इंडिया ड्रिलिंग डीप 6 किलोमीटर होल इन महाराष्ट्र? 6 किलोमीटर वो जियो फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी, इससे क्या होगा? तो जिसको बस अगर ऐसे पूछा भी है तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो इसको डिराइव कर सकते हैं। होल ड्रिलिंग करने से आप रिसोर्सेज, आपको पता लग सकता है। पहले तो आप रेडियोलॉजी और बाकी सब यूज करेंगे, पी वेव एस वेव, उससे पता लगेगा कि कौन से रॉक है, मिनरल नीचे में। होल ड्रिल कैसे पता सकता है कि जो रॉक के क्या क्या कंटेंट है, रॉक के बाहर, रॉक को बाहर निकाल लेंगे। और ग्रेडिंग कर सकते हैं कि कितने शेल अमाउंट है, कोल कितने हैं,
क्या पॉसिबिलिटी है कि कुछ रेयर अर्थ मटेरियल मिल सकते हैं इस तरफ में? टेरेन मैपिंग कर सकते हैं, सॉइल मैपिंग कर सकते हैं इसके थ्रू। क्या जो सॉइल है इसको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं? क्या अर्थ को एक प्रोन रीजन है? नहीं है, उसको भी देख सकते हैं। सेल गैस एबिलिटी देख सकते हैं इसमें। और प्लस कैसे बनता है, क्या कितने हीट और टेम्परेचर के अंदर में रॉक फॉर्मेशन होता है वो पता लग सकता है। तो ये सबसे ड्रिल करना इंपॉर्टेंट होता है। तो 7.5 टेक्टोनिक साइंटिफिक ड्रिलिंग कैसे हो सकता है? बोरहोल अपॉर्चुनिटी है, प्लानट प्लानट हिस्ट्री, एनर्जी रिसोर्सेज। बेनिफिट्स क्या? एग्जैक्ट कंपोजिशन आप निकालेंगे पता चल जाएगा अर्थ के क्रस्ट स्ट्रक्चर क्या है। उससे पता लग सकता है कि क्या क्या रिसोर्सेज जियो हज़ार हो सकता है। उसे हो सकता है ना कि कुछ पर्टिकुलर सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे जो ज़्यादा सूटेबल होंगे, लेकिन कुछ मोटे मटेरियल जो ज़्यादा डिफरेंट होंगे। तो कौन सा मटेरियल कहाँ यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, वहाँ पर डैम बना सकते हैं कि नहीं, हर चीज़। चैलेंजेस क्या है? तो अदर वे भी है, वेव स्पीड भी है, ग्रेविटेशनल है, मैग्नेटिक फील्ड है, सब कर सकते हैं। इन सीटू है, वहीं पर जाके करना पड़ता है। लेबर एंड कैपिटल इंसेंटिव है। हॉट डार्क कंटिन्यूस है, तो इक्विपमेंट के वे खराब भी होता है नीचे में हीट और बाकी से कारण। ड्रिलिंग टेक्निक रोटेटिंग रॉड होता है। तो इससे क्वेश्चन उठता है रॉड कैसे डालते हो इतना नीचे 6 किलोमीटर लंबा? तो रॉड छोटे ही होता है और उसमें रोटेटरी एक मोटर होता है नीचे में जो बहुत, उसको कनेक्ट किया जाता है विद वायर। तो वायर के साथ इलेक्ट्रिक मूव करते हैं और रॉड उसको बनाते रहते हैं साइड बाय साइड। रॉड एक लंबा रॉड नहीं होता है, छोटे रॉड होते हैं। उसमें ड्रिलिंग मशीन होता है। बोरवेल वॉल क्रिएट किया जाता है साइड बाय साइड ड्रिलिंग। बस। साइंटिस्ट क्या पता लगा? तो लावास के बारे में पता लगा सकते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स, केमिकल आइसोटोपिक कंपोजिशन ऑफ फॉर्मेशन फ्लूइड, टेम्परेचर, स्ट्रेस, स्ट्रेन कितना हो सकता है। अर्थक्वेक जो लगातार वहां पर हो रहा है क्यों होता है, उसके बारे में। प्लस प्रेजेंस ऑफ वाटर 3 किलोमीटर नीचे भी दिखा था जब पिछली बार ड्रिलिंग किए थे। कब किए थे? 1962 में, जब कोयना डैम बनने वाला था। और अभी हम लोग 6 किलोमीटर तरफ जा रहे हैं। 6 से पता लग सकता है, और भी हम लोग ज़्यादा भेज सकते हैं, सेंसर को यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। कोयना सैंपल को यूज कर सकते हैं, उससे माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं जो लाइफ अंडर द अर्थ, लाइट अंडर द रॉक पता लग सकता है। वो माइक्रोब को यूज कर सकते हैं फिर मून के एटमोसफेयर के अंदर में, मून के सरफेस पे ऊपर में इतने हीट टेम्परेचर प्रेशर में करते हैं कैसे काम विदाउट ऑक्सीजन। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की बात कर सकते हैं इसमें। तो हर एक एरिया है, तो अगर नहीं पता है तो वी कैन डिराइव कि क्यों इंपॉर्टेंट है ड्रिलिंग करना। ऐसे मैपिंग बन जाता। फूड प्राइस कंस्टेंट, अपकमिंग बजट नीड्स टू एड्रेस स्ट्रक्चरल इशू। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड कमांड नियरली 40% ऑफ सीपीआई बास्केट, फूड इन्फ्लेशन, बाकी फ्यूल भी होता है। तो सीपीआई 4% के अप्रोक्सीमेटली रहते हैं, क्योंकि 4 + - 2 इज ए टारगेट सेट बाई गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोलते हो। आरबीआई हैज टू मैनेज द इन्फ्लेशन विद इन दिस टारगेट अंडर एमपीसी। तो ओवरऑल जो आरबीआई है वो सक्सेसफुल है इतने एरिया। 6.4% एवरेज है, कभी 3% होता है, 3.5 होता है। हाई फूड इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम क्या होता है? इट हिट्स द पुअर मोस्ट, क्योंकि उनका कंजम्पशन बास्केट में वेटेज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अर्बन। रेन डेफिसिट होता है तब होता है। हीट वेव बाकी सब अनसीजनल रेन के कारण होता है। वर्ल्ड वाइड जब प्रॉब्लम होते हैं, जियो पॉलिटिक इशू होता है, उसमें होता है। एल नीनो ऐसे कारण भी होता है। ग्रेन पेस्ट इन्फेस्टेशन, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल। इसलिए क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स इन अ लॉन्गर रन।
इसलिए हीट रेजिस्टेंट वीट चाहिए। क्लाइमेट चेंज कमेटी होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज कैबिनेट कमेटी होना चाहिए जो टैकल करे, जो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर में क्या क्या स्टेप लिया रहा है टू टैकल क्लाइमेट चेंज, बिकॉज इट हैज़ बिकम अ राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज अंडर द आर्टिकल 21। उसको कैसे इंक्लूड करें। R&D बहुत कम, R&D बढ़ना चाहिए 0.5 से ज़्यादा। हीट वेव को डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर लाना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप होना चाहिए। तो इंडियन रिफाइनर लाइकली सेव $10 बिलियन बाइंग डिस्काउंटेड रशियन ऑयल। $10 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 80,000 करोड़। लेकिन ओवरऑल इंडिया बात करते हैं कि फायदा तो हुआ है कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिला है, लेकिन ओवरऑल प्रॉब्लम है कि ट्रेड डिफिसिट बढ़ गया है रशिया के साथ। उसको कम करने के लिए रशिया के पास रुपी बढ़ गया है, यूज अनयूज रुपीज बढ़ गया। तो इंडिया बात करते हैं कि आप दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप एक अच्छे जगह पर पहुंच रहे हैं, न्यू माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में और हम लोग बाई करते रहेंगे उनके। पहले इराक और सऊदी अरबिया था, बढ़ के अभी रशिया हो गया हाईएस्ट। इसमें उसी क्वेश्चन रेज होता है, जैसे 6% दो। ऑफ टोटल, एक सेकेंड सचिन, 36% ऑफ टोटल इंडिया ऑयल इम्पोर्ट रशिया से है पिछले साल। पहले 21% था, 23 में 36% हो गया। बहुत डिपेंडेंट हो गया रशिया पर, डिफेंस पर डिपेंडेंट हो गया, ऑयल पर डिपेंड हो गया। बोलो। दो कंट्रीज हैं बायलेटरल ट्रेड है, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड रशिया, रूबेल एग्रीमेंट। अब ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, तो रसिया है अभी तो फिर जो रुपी का यूज है, क्या कोई जो अदर गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल चाइना, ये मिसयूज भी किया जा सकता है इनको टू अनस्टेबलाइज द अदर कंट्री? हम ट्रेड डेफिसिट तो देख ही रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट देख रहे हैं तो रशिया के पास तो रुपीज है ना ज़्यादा। डॉलर में अनयूज कर सकते हैं। रूपी है। डॉलर में क्या, उनके पास स्विफ्ट का सैंक्शन लगा हुआ है, तो रुपीज ज़्यादा है, तो रुपीज अगर है तो वो फिर इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में जाकर के, और कहाँ करेंगे। इंडिया का तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज तो है नहीं, तो यूए में थ्रू करेंगे, या इंडिया में करेंगे, या और भी कंट्रीज नेपाल वेपाल में करेंगे, भूटान में करेंगे, बांग्लादेश में करेंगे, अलग अलग जहाँ पर वहाँ का। तो इंडिया का फायदा है कि रुपी ये रुपये में कि वापस इंडिया में आएगा घूम फिर करके। और जो इतना ऑयल इम्पोर्ट हो रहा है, $139 बिलियन, 140 का 30% कितना होता है, 42, तो $50 बिलियन के आसपास है। सिर्फ रशिया के साथ ऑयल ट्रेड है मात्र, $50 बिलियन, बहुत ज़्यादा। बेसिकली वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो पॉजिटिव हम देख सकते हैं। बट अगर हम इंडिया और रशिया का सिनेरियो ना ले, टू न्यूट्रल इंडिपेंडेंट कंट्री देख रहे हैं, कंट्री ट्रेड डेफिसिट में जा रही है, सेकंड के पास उसकी जो मुद्रा है वो जमा तो हो गई है। तो क्या लेकिन मिस यूज भी हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइना और श्रीलंका के सिनेरियो ले और इनमें एग्रीमेंट हो जाए, चाइना श्रीलंका की करेंसी चाइना के तो पास जमा हो जाए, तो चाइना कर सकता है उसका मिस यूज अभी श्रीलंका को कैसे नहीं है, अनस्टेबलाइज करने के लिए। उसके पास करेंसी है उनकी। अभी कैसे नहीं कर सकता ना, अभी नहीं कर सकता ऐसे डायरेक्टली। नहीं कर सकता। अगर इंडिया और चाइना के साथ रुपी युआन होगा तब ना, इंडिया करेगा ही नहीं रुपी युआन अग्रीमेंट, क्योंकि युआन, इंडिया बोलता है कि युआन जो है ना वो तो डिवैल्यू कुछ भी कर सकते हो उसका वैल्यू, उसका मार्केट हम्म। ओन भी नहीं है, तो फिर नहीं करे इंडिया ये रुपी में। इंडिया हमेशा बात करता है रुपी येन करेंगे जापान के साथ, रुपी और रूबल हो गया, ऐसे कर करेंगे। तो इसमें फैक्ट जो है इसको लिख लो, 36% क्रूड ऑयल वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम रशिया 24 में, और ओवरऑल इंडिया का जो ऑयल इम्पोर्ट है $140 बिलियन। यहाँ पे सचिन, जो आपका क्वेश्चन है कि मतलब क्या हमारी करेंसी को इस मैकेनिज्म के थ्रू डिस्टेबलाइज किया जा सकता है, तो मैंने एक ही बेसिकली दो तरीका है। न्यूट्रल कंट्रीज के लिए बोला था, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में नहीं ले रहा। बट एक बड़ी कंट्री, एक छोटी कंट्री, बड़ी कंट्री ने उसके साथ बायलैटरल टाई कर लिया, तो क्या वो अनस्टेबलाइज भी कर सकता है उसके अगेंस्ट उसे? ये था मेरा क्वेश्चन बेसिकली, बस इंडिया के सिनेरियो में नहीं पूछ रहा था।
क्वेश्चन ऐसे होता तो है। नहीं हो सकते, क्योंकि वही बात है जो हम अभी चैलेंज फेस कर रहे हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी में, कि ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी पहले हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी जैसे यूएस डॉलर की है। तो अभी तो जैसे बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में, तो ये अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। और इंडिया के केस में भी डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है ओनली थ्रू वन रूट, जो है एफपीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना। बट अल्टीमेट जो हम बोल सकते हैं कि द बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट, क्योंकि रेगुलेटर से भी है, तो हम उस पे लिमिटेशंस या रेगुलेशंस इम्पोज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हैवी इन्वेस्टमेंट इनफ्लो होगा एफपीआई के थ्रू, क्योंकि वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो उसके थ्रू डिस्टेबलाइजेशन थोड़ा बहुत किया जा सकता है। बट अगेन उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। हम्म। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, वी विल टेक अप नेक्स्ट सेट ऑफ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स फॉर टुमारो ड्यू टू सरकार।